अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। सुबह खैर। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। और मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि जनाब आपका ये दिन भी कल के दिन की निस्बत बहुत बहुत अच्छा गुजरे। और जनाब वैसे भी आजकल तैयारियां चल रही हैं, ज़ोरों शोर से तैयारियां चल रही हैं। ईद उल अज़हा हम सब का एक ऐसा मज़हबी त्यौहार है जब मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करते हैं। और इस त्यौहार पर घर घर बहुत से लजीज़ पकवान तैयार किए जाते हैं। अब इस दौरान अक्सर लोग ना अपनी सेहत का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, बस अंधाधुंध खाई जाते हैं जो बाद में उनकी सेहत से जुड़े पेचीदा मसाइल पैदा कर सकते हैं। अब इस ईद पर आपने सेहतमंद कैसे रहना है, मतलब ये तो हम हर ईद पर आपको बताते हैं, बल्कि हर रोज़ आपको बताते हैं कि आपने सेहतमंद कैसे रहना है। तो इस मौके पर आपने एक तो मसालेदार और लजीज़ पकवानों को खाते वक्त अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अपनी खुराक को सेहत बख्श बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप खुराक को मुतवाज़िन रखने के लिए चंद सेहत बख्श तजावीज़ पर अमल करें। चूँकि ईद उल अज़हा एक त्यौहार का मौका है, एक हमारे लिए सेलिब्रेशन का मौका है, इसलिए हमारा जो नाश्ता है ना वो सेहत बख्श होना चाहिए, जिसमें मुख्तलिफ़ वाइटामिन्स हों, मिनरल्स मौजूद हों जो कि हमें बहुत एनर्जाइज़ करे। भारी नाश्ता करने के बजाय आपको नाश्ते में हल्की फुल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि दिन भर आप खाने के काबिल रहें बाद की चीज़ें भी। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जनाब आगाज़ ही गोश्त वाली चीज़ों से किया जाता है। ठीक है, हमारे घरों में कलेजी बनती है, जो एक रिवायत है कि जब आप कुर्बानी करते हैं तो आप सबसे पहले गोश्त चखें, वो वाला कलेजी चखें आप अपने गोश्त की, अपने कुर्बानी की। तो वो एक रिवायत है, उसको ज़रूर पूरा करें। लेकिन ये नहीं है कि आप पूरी प्लेटें, पूरे बाउल्स भर के जो है ना वो नाश्ते में कलेजी खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, और फिर आपने खाने के बाद चहलकदमी भी नहीं करनी है और आपने सिर्फ बैठे रहना है। ठीक है, लाजमी है कि आप चहलकदमी करें, क्योंकि ये जो चहलकदमी होती है ना, खाने को हज़म करने में मदद देती है। और गोश्त खाने के बाद ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर रात के वक्त गोश्त का इस्तेमाल बहुत ही गैर बख्श, कह लें कि गैर सेहत बख्श हो सकता है। इसके अलावा तला हुआ खाना गैर सेहतमंद साबित हो सकता है, जो आपको ईद के ख़ास दिन पर शदीद परेशानी में डाल सकता है। अब लिहाजा अच्छी और मुतवाज़िन ग़िज़ा लेनी चाहिए। खाने को आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो जैतून के तेल में बनाएं, जो आपको कह लें कि बड़ा हेल्दी उसमें चीज़ें होती हैं, उसमें फ़ैट्स होते हैं जो कि आपकी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देता है, बिगड़ने नहीं देता है, और सेहत के संगीन मसाइल से आपको बचाता भी है। अब कुर्बानी के इस अहम दिन पर ज़्यादा खाने से गुरेज़ करना है, हम सब ने करना है। मैं अपने आप को भी कह रही होती हूँ, अगरचा ताज़ा गोश्त एक ऐसी चीज़ है जिसका हम सबको इंतज़ार रहता है, लेकिन ज़्यादा खाने से हमारी सेहत के जो मामलात है वो ख़राब हो सकते हैं। तो लिहाजा हमेशा इतदाल में खाएं, फ़िट और सेहतमंद रहें, और अपनी सेहत पर समझौता हरगिज़ ना करें, क्योंकि ये 3 दिन तो हमारे गुजर ही जाने हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारी सेहत पर असर पड़ना है, जो हमारी सेहत ख़राब होनी है, उसमें हमें फिर लग पता जाना है कि फिर हम रिग्रेट करने बैठ जाते हैं कि काश हम इन 3 दिनों में इतना ज़्यादा ना खाते, इतनी ज़्यादा कि वो कहते हैं ना कि थोड़ी सी परहेज़ कर लेते और बदहज़मी ना करते, तो ये सारे प्रॉब्लम्स ना होते। और आप भी देखते होंगे कि जैसे ही ईद उल अज़हा गुज़रती है तो हॉस्पिटल्स का रुख करना शुरू हो जाते हैं, मरीज़ पहुंच जाते हैं स्टमक प्रॉब्लम्स के साथ, तज़ाबियत के साथ, ब्लड प्रेशर हाई के साथ, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड हाई के साथ पहुंच जाते हैं कि जनाब हमारी जो तबीयत अब वो संभल नहीं रही है। वो सिर्फ इस वजह से कि वो अपनी डाइट जो है ना वो बैलेंस डाइट नहीं ले रहे होते हैं, वो गोश्त पे गोश्त खा रहे होते हैं। नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का डिनर जो है ना वो भी गोश्त से बना हुआ होता है। फिर हम कहीं जाते हैं, किसी के घर दावत पे भी जाते हैं ईद पे, तो वहाँ पर भी गोश्त की कह लें कि डिशेस बनी हुई होती हैं। जब हमारे घर कोई आता है तब भी हम गोश्त ही उन्हें सर्व कर रहे होते हैं। तो इसलिए इतदाल में रहे, गोश्त खाएं, उसके साथ जो है ना सैलड का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, लीमू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पर पानी का ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस्तेमाल करना है, मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, ताकि इस गर्मी से भी बचें। और ये जो हम लोग बहुत ज़्यादा गर्म ग़िज़ा खा रहे होंगे, क्योंकि गोश्त इट्सेल्फ बहुत ज़्यादा कहते हैं गर्म ग़िज़ा है, तो उसका भी ख्याल करें।
तो ये तो आज का हमारा पैगाम था जो हमने आप तक पहुंचाया है। उम्मीद करेंगे कि जनाब आप इसके ऊपर अमल दरामद ज़रूर करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं जनाब, जिस तरह मैं बात करी थी कि ईद आने वाली है और ईद पे हमारे घर में अनवाउ इकसाम के लवाजमात बनते हैं, डिशेस बनती हैं और हम बड़े मज़े मज़े से खाते हैं। सुबह दोपहर शाम जो है डिफरेंट डिशेस बन रही होती हैं, कोरमे बन रहे होते हैं, बिरयानी, पुलाव और पता नहीं क्या क्या मैं तो कहती हूँ बन रहे होते हैं, और ख़ासतौर पर बारबेक्यू भी बन रहा होता है। तो इसी तरह का आज एक और सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आप इस ईद पर अपने घर में नई डिशेस किस तरह की जो है ना वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, पका सकते हैं, जो कि झटपट भी बन जाए, जिसमें ज़्यादा कह ले कि मसला भी ना हो और ज़्यादा टाइम भी ना लगे, ताकि ये गर्मी से भी आप लोग बच सके। क्योंकि आई नो कि इस गर्मी में जब आप किचन में ख़वातीन ख़ास तौर पर जाती हैं खाना बनाने के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, तो इसलिए हम झटपट रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आते हैं। तो हमारे साथ शेफ़ सारा मौजूद है स्टूडियोज़ में, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो आज हमारे लिए क्या रेसिपी लेकर आई हैं जो हमें बनाना सिखाएंगी। शेफ़ सारा आपको वेलकम कहते हैं जागुल हॉर्वे, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शेफ़ सारा अपने पूरे अटायर में हैं, अपनी सारी जो चीज़ें हैं ना वो उन्होंने सेट कर ली हैं, अपने किचन में मौजूद हैं, ये कह सकते हैं। तो आज क्या रेसिपी है जो झटपट बनेगी और हम लोग ईद पे भी खास तौर पर बना सकते हैं उसको? आज मैं इसीलिए मैंने जो डिश सेलेक्ट की है रेसिपी वो हम ईद ही के लिहाज से की है, ताकि ख़वातीन अपने घर में ये मज़ेदार डिश बनाएं और अपने गेस्ट को जो है वो फुल फन और इन्जॉय भी दें। और आज की जो रेसिपी है वो है मेरी अफ़गानी कबाब मसाला। ओहो क्या बात है, अफ़गानी कबाब मसाला। यस, ये वो इसमें बीफ में भी बना सकते हैं, कीमे में, मटन के कीमे से भी बन सकता है, चिकन के भी बन सकता है, और ये बड़ा ज़बरदस्त वेरिएशंस कर सकती हैं इसके अंदर। और बाज़ का इसे रूखा भी खाया जाता है, नान और राइस ना भी हो तो आपके पास एक बड़ी ज़बरदस्त मैं चटनी भी लेके आई हूँ इमली की। बात है, वाह जी वाह। उसके साथ जो है ये अपने मेहमानों को ज़रूर ठीक है। फिर इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं और क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी ज़रा बता दें, ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो उनको लिस्ट डाउन कर ले, ताकि भूले ना कोई भी इंग्रेडिएंट। हमें ज़रूर ज़रूर इसमें सबसे पहले तो जो है ना हमें अपना कीमा चाहिए, चाहे वो चिकन का हो, बीफ का हो या मटन का हो। उसमें 30% आपके पास फैट्स होनी चाहिए। और देन उसमें हमारे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट हो, टमाटरों का पेस्ट यानी कि प्यूरी हो, उसके अलावा हमारे पास जिंजर हो, गार्लिक हो, अनियन हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे पास मेन होनी चाहिए। अच्छा। और इसमें जो सबसे जो अगवानी में मैं मसाला डालूंगी ना कबाब में, वो इसमें है ज़ीरा और जो कोरिएंडर होता है हमारा, जो धनिया, सूखा धनिया, ठीक है, उसे रोस्टेड करके ना क्रश कर लेना है। ठीक है। और उसके बाद आपने उसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है, सॉल्ट है, ये चीज़ें आपने उसमें थोड़ी थोड़ी अपने एज अ टेस्ट के रिक्वायर्ड करनी है। ठीक है। अच्छा, ये सबसे स्पेशल है इसकी गार्निशिंग, क्योंकि हम हॉट प्लेट में करेंगे। तो स्लाइसिस में हमने ये टमाटर भी काटे हुए हैं, अनियन भी काटी हुई है, थोड़ा सा लेमन है हमारे पास, थोड़ा सा हमारे पास अदरक है, थोड़ा सा हमारे पास जो है ना वो धनिया भी है। ठीक है। तो ये हम सिर्फ गार्निशिंग के लिए, ये साथ साथ दिखा भी देते हैं कि ये जो चीज़ें ये हमारी गार्निशिंग के लिए है, कि जब हमारा अफगानी कबाब मसाला बन जाएगा तो उसके ऊपर सारी ये गार्निशिंग होगी। और ये जो मसाला ये इसके अंदर जाएगा। जी, ये इसके अंदर ऑलरेडी आप मैरिनेट करके लेकर आए हैं, किया हुआ है, ताकि वो टेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा अच्छा, इसके अंदर क्या क्या था दोबारा से ज़रा हमारे देखने वालों को बता दें कि ये इस तरह का मसाला होगा जो कि आपने इसमें चिकन के उसमें कीमे में या किसी भी चीज़ में आप उसको जो है ना वो आराम से मैरिनेट कर सकते हैं। ठीक है। इसमें चॉप अनियन है हमारे पास, और जिंजर गार्लिक चॉप्ड है। ठीक है। इसके अलावा ग्रीन चिली है। ठीक है। और कोरिएंडर एंड वो मिंट। ठीक है। मतलब ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है हमारे पास। प्याज हैं जो घरों में मौजूद होते हैं, बल्कि आजकल लोगों ने ना अच्छे खासे बल्क में जो है ना वो घर पे ले आए हैं कि हम ये जरूरत पड़नी है। ये सारे सब्ज मसाला जाते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसमें प्याज हैं चॉप किए हुए, अदरक लहसुन है, उसके बाद आपका धनिया और पुदीना है थोड़ा सा, और साथ ही साथ चिलीज है, मतलब ग्रीन मिर्च है, सब्ज मिर्च है। ये 5 चीज़ें हैं जो कि आपके घर में मौजूद होती हैं। ठीक है जी। और ये जो है ना ये हमारे पास है टमाटर की प्यूरी।
ओके टमाटरों को बोथ ऑफ साइड से हल्का सा कट लगाएं। ओके। और जैसे ही बॉइलिंग टेम्परेचर हो यानी कि उबले पानी, तो आपने उसमें वो टमाटर 1 मिनट के लिए डाल देने हैं और फिर उसके छिलके उतार के पिल करके ग्राइंड कर लेना है। ओके। इसमें ऐसा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब इसमें आपने कोई स्पाइसेस नहीं डाले, कुछ भी नहीं डाला ना? कुछ ठीक भी है, ये नहीं। खाली टमाटर की प्यूरी है। ओके ठीक है ठीक है। चलें। और ये क्या है? ये हमारा पेस्ट है लहसुन अदरक का। ओके, ये भी हमारा उसमें जाएगा। हाँ वो ठीक भी है। जाएगा। अब हम बिस्मिल्लाह कर दें और इसके मैं आपको 1-2 कबाब भी यहीं पे ही बना के दिखाऊंगी। ठीक है। और और ये इधर जो है, हमारा ये शेफ जो है सारा है, वो ऑलरेडी ये बना कर लेके आई हुई है, जिसमें ये आपने चिकन का शेफ सारा यूज किया है ना? चिकन का। आप अपनी मर्जी से बीफ भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से जो है ना वो आराम से मटन भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद है ना वो कर सकते हैं। बस ये है कि उनका फिर पकने का जो है ना वो टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो ये इस तरह का आपने इस तरह करके करना है। ये देखिए कि बिल्कुल वो जो है ना उसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही मुलायम जो है ना वो आपने इसका कह लें कि कीमा करवाना है या मैश कर लेना और है। वो अपनी अगर आपके पास घर पे मशीन है तो सबसे बेस्ट है, हाइजीन के मुताबिक आप अपना भी आराम से गोश्त को अच्छी तरह धोए और उसमें कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके कबाब बनाएंगे हम। हाँ जी, इसके हम कबाब बनाएंगे और इसको हम बना के शेफ सारा रख भी फ्रिज सकते हैं में ना? भी रख सकते हैं। बिल्कुल, जैसे ये देखें वहाँ पे भी मैं आपको बता दूंगी। और ये देखें ये इजीली ये इनको कहीं दिखाएं। वाह जी, ये देखें जी, ये कबाब शेफ सारा जो है ना वो बना कर लेकर आई हैं कि आपने इस तरह के कबाब बना लेने हैं। कि ये प्रोसीजर था यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का सफ़र जो है ना वो हम आपको बताएंगे। अभी शेफ सारा जो है ना आपको ये बना के भी बताएंगी कि आपने कबाब कैसे बनाने हैं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं हमारे कबाब टूट जाते हैं। नो नो नो, अगर ऐसा है कि उनको लगता है कि उनका जो है वो कबाब टूट रहा है तो वो उसको बाइंड करने के लिए इसके अंदर ब्रेड डाल सकती हैं। ब्रेड के अगर आप नो 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 सिंपल जो हमारी ब्रेड होती है ना जी, उसको चॉपर मशीन में थोड़ा सा चॉप करेंगी। ठीक है। और ये देखें सेम टू सेम ये वैसे ही बन गए। एग्जैक्टली। हाँ जी। तो ये कबाब जो है ना ये हम फ्राई करेंगे। अच्छा, ये फ्राई इधर करेंगे। हमारा मसाला बनेगा, उधर हम जो है कबाब वो फ्राई करेंगे। एक साइड पे हमारा मसाला बनेगा और दूसरी साइड पे हमारे जो कबाब है वो फ्राई हो रहे होंगे। तो इसको आप आराम से घर में बना के जो है ना वो कितने दिनों के लिए हम इसको फ्रिज में या 4-5 डेज में रख सकते हैं? इजीली अगर तो आपने फ्रीज करने तो 5-6 डेज कहीं नहीं जाते। अच्छा, और इजीली आप बना के इसको रख सकते हैं। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स जो है ना शेफ सारा ने यूज़ नहीं किए हैं जो कि आप लोग कहें कि भाई हमारे से तो बनने नहीं रहे हैं या हमारे घर में इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है, अब हम कैसे बनाएं। मतलब वो जो जितने भी आप लोगों के बहाने होते हैं ना हमने वो सारे ख़त्म कर दिए कि आपने ईजीली जो है ना वो घर में बनाना है, सारा कुछ है। तो ये अब हमारे जो कबाब हैं वो फ्राई होने की तरफ चले गए। ठीक है। और इसी के साथ जब हम सर्व करेंगे ना तो एक इमली की चटनी है। अच्छा, मिंट की चटनी है? मिंट की चटनी नो नो इमली की है। इमली की चटनी है, वो लेकर आई हैं बना के। ओके। वो फिर आपको पता है ग्रैंड वगैरह की जरूरत होती है। ठीक है, ये साथ उसके हम सर्व करेंगे। लेकिन आज लास्ट टाइम आपने जो वो बनाया था सैंडविच बनाया था आपने, वो बहुत मज़े का बना था, हमने खाया था, बल्कि मैंने ज़्यादा खाया था। लेकिन आज मैं ये सोच रही थी कि आज शेफ सारा आ रही हैं और इतना मज़े का ये बना रही हैं, लेकिन मैं खा नहीं सकूँगी, आज मेरा रोज़ा है। लेकिन कोई बात नहीं, जिस तरह की स्मेल आ रही है, इतनी मज़े की आ रही है, खुशबू आ रही है, तो उससे पता चल रहा है कि कितना मज़े का है ये। अच्छा, अब देखें जैसे ही हमारा ये ऑयल ऊपर आ रहा है ना मसाला भूनने का, तो हमने अपने कबाब इसमें डालने शुरू कर देना। अच्छा, जैसे ही हमारा ऑयल आ जाएगा जी, जब हमारा मसाला जो है वो ऑयल छोड़ देगा तो हमने अपने कबाब जो है ना उसमें डाल देने हैं। ठीक है जी। साथ साथ हम इन्हीं कबाबों को भी अच्छे से फ्राई कर लें ताकि ये जले ना। जी। तो शेफ सारा घर में जब आप होती हैं तो डिमांड्स आती हैं, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड आती है कि हमें ये बना के दिखाएं, ये बनाएं? ईद पे मेरी बेटी की तो यही फेवरेट है। अच्छा, मम्मा आपने कबाब मसाला तो मस्त बनाना है। वाह वाह, क्या बात है। बेटा माशाल्लाह जो है वो पुलाव भी शौक से खा लेता है। ठीक है। बाकी गेस्ट वगैरह हो तो फिर आपको पता ही है नहारी और चीज़ें हैवी रखनी पड़ती। तो आप भी जिस तरह पहले से ही आदि प्रेपरेशन करके रख लेती हैं कि कोई गेस्ट आ रहा है या दावतें घर में हो रही हैं तो मेरा ज़रा टाइम जो है ना वो बचत हो जाए। असल में ना जो फैमिली में भी उनको हम शेफ के घर जा रहे हैं, ओह,
हर चीज का एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती है ना लोगों Yes, की। जी जी। ओके फिर मुझे 2-3 सैलेड्स, रायते और कुछ इस तरह का सारा मेन्यू तरतीब देना होता फिर है। आपको अपना वो जो शेफ वाला जो है ना वो निकालना पड़ता है कि अच्छा अब मुझे शेफ दोबारा से बनना है। पहले तो शायद मैं एज अ सारा उनको कर रही हूँ, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन ये इतनी आई हो ईद जाती है पे फिर तो शेफ सारा special। जो है ना वो बाहर आ जाती है। ये एक होता है, अच्छी बात है। चलिए जी, दैट्स गुड। और वो स्पेशल दावतों का वेट कर रहे होते हैं कि कब कि हमारी जो कब है ना ईदें invitation आएंगी, आए। हाँ, और कब हम जो है ना शेफ सारा के घर जाएंगे। क्या बात है। तो जैसे अब तो बड़ी ईद है माशाल्लाह, छोटी ईद पे भी मेरी इसी तरह सहरी इफ्तारियाँ होती हैं हाँ। फैमिलीज के साथ, तो वो बड़ा एक्साइटेड होते हैं, बच्चे भी होते हैं कि ज़रूर जो है ना आज हमारे लिए खाला ने कोई स्पेशल डिश जो है वो तैयार की हुई है। ठीक है, चलें, हो गए हमारे ये भी। अब ये इसके साथ साथ हम डालते जाएंगे। ठीक ये। है। ओ फला, क्या मज़े के वो जो लग रहे हैं। मतलब अगर मेरा रोज़ा ना होता तो मैं अभी आपको यहाँ पे एक कबाब जो बना हुआ था ना, खाली कबाब खा के बताती कि वो कितना मज़े का है। और जिस तरह की खुशबू आ रही है हमारे किचन से, तो मैं आपको बता देती कि कितना मज़े का है। बिल्कुल। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, शेफ़ सारा सोबिया ने हमें ज्वाइन किया है। मुल्तान से उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शो बहुत अच्छा है, आप हम डेली देखते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। क्या सवाल आप करना बहुत चाहेंगी? प्यारी लग रही हैं आप ही। थैंक यू सो मच फोजिया, थैंक यू। आप ही हमने ना नमकीन गोश्त के बारे में पूछना है, रेसिपी नमकीन गोश्त की। अच्छा, नमकीन गोश्त के बारे में पूछना है जी, ये ओके। आप ही। ठीक है। चले अभी आपको शेफ़ सारा जो बताती है नमकीन गोश्त के बारे में। नमकीन गोश्त के बारे में बताए वो हम कैसे बना सकते हैं, इवन दो कि ये मेरा भी बहुत फेवरेट है। ओके। और आपको पता है मेरे घर में मेरे अब्बू बनाते हैं नमकीन गोश्त, और क्या मज़े का नमकीन गोश्त बनाते हैं। तो हम हर साल अब्बू को किचन में घुसा देते हैं कि चले अब आप घुस जाए, आपकी बारी आ गई आपकी बारी आ है। गई। छोटी ईद पे अम्मी की बारी होती है, बड़ी ईद पे अब्बू की बारी होती है। तो बताएं नमकीन गोश्त कैसे बना सकते हैं, मज़ेदार नमकीन बहुत गोश्त। मज़ेदार बनता है, और वो स्पेशली मटन में बनाएं आप। और उसमें आपको पता है ज़्यादा स्पाइस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। हाँ जी। उसमें मेन जो है वो आपका यही ज़ीरा धनिया का कोरिएंडर पाउडर और ब्लैक पेपर, सॉल्ट या हल्दी, पिंच ऑफ। उसके अलावा उसमें हम कोई स्पाइस वगैरह नहीं डालते। ठीक है। तो उसका यही है, जैसे हम स्टॉक चढ़ाते हैं मटन की, सेम वैसे ही वो चढ़ाएं। उसमें प्याज डालें, लहसुन अदरक डालें, साबुत गरम मसाला डाल के सारा चढ़ा दें। उसके बाद उन्हें 17 मिनट में हमारा बेहतरीन जो मटन का मीट है ना, ये बड़ी मैं कहती हूँ वो है बेनिफिट है फीमेल्स के लिए कि वो अक्सर ओवर कुक कर देती हैं, जिससे सारा गोश्त की बोटी टूट जाती है। हाँ। तो याद रखें कि जो चिकन है वो सिर्फ 12 मिनट में बन जाता है और एज अ पैन के अंदर, और जो मटन है उसे 17 से 18 मिनट लगते हैं कुकर में, और बीफ है वो 35 मिनट। अच्छा। और कोई आपकी बोटी जो है वो इधर से इधर नहीं हिलेगी, और वो इतनी टेंडर होगी कि इजीली टूट जाए। मतलब आप 17 मिनट जो है ना उसको पकाएं, वो आपको अच्छा स्टॉक बनाए। ठीक है। और उसको छानने के बाद अपनी ब्राउन सी हल्की सी प्याज करें, और ये ज़ीरा कोरिएंडर का वो रोस्टेड करें गार्लिक जिंजर के साथ, और जो मटन की यखनी उसे साइड पे करके मटन को भून लें, और फिर उसके अंदर अपना हल्दी, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और स्टॉक डाल के दम पे लगा दें। ठीक है। वो बेहतरीन आपकी एज अ शनवारी भी कहा जाता है उसे, और नमकीन भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब वो डिफरेंट आप उसको नाम दे सकते हैं कि आप जो है ना वो नमकीन गोश्त बना सकते हैं। तो ये तो हमने आपको बता दी है कि नमकीन गोश्त। और भी अगर आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं, शेफ़ सारा से बात करना चाहते हैं, उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बना रहे हैं अफ़गानी कबाब मसाला। अच्छा, मुझे ये बताइए अफ़गानी इसको क्यों कहा जाता है? ये वहाँ से आई है रेसिपी? नहीं, रेसिपी वहाँ से नहीं आई। उनकी तो आपको पता है स्पाइस होता ही नहीं है। हाँ। वो तो सिर्फ सारा काम जो है वो अपने एज अ थोड़ा सा फैट लेते हैं, और उसमें उनके तो मैंने देखे हैं कि कितना बनता है उनका सॉल्ट और काली मिर्च के अलावा वो कोई वो तो चीज़ खाते ही नहीं नहीं है ऐड कुछ। करते। हाँ, ये पंजाब के लोग पंजाब ही के हैं हैं एग्जैक्टली, जो जिन्होंने मसालेदार खाने के शौकीन हैं। Yes. और फिर बाद में हम अपना स्टमक पकड़ के बैठे हुए होते हैं, ओ माय गॉड अब तो तसाबियत हो गई है, अब हमारा मैदे का ये मसला हो गया, अब हमारा मैदे का वो मसला हो गया। तो इसलिए जितना सादा खाना होगा, जितनी सादी नमक मिर्च होगी और कम नमक मिर्च होगी ना, वो ज़्यादा अच्छा है आपकी सेहत के लिए भी।
हाँ, हम ज़रा ज़ुबान के चटखोरे हैं, क्योंकि हमने आदत डाल दी हुई है ना अपनी ज़ुबान को कि हमने मसालेदार और चटखोरेदार खाने खाने हैं, तो इसलिए फिर हमें समझ नहीं आ रही होती है। अब ये देखिए मैंने इसमें से थोड़ा सा ऑयल निकाल दिया। ठीक है। और अब जो हमारे पास यहाँ पे चीज़ें थी ना, अच्छा, जो हमने उसकी गार्निशिंग के लिए करना था। यस, ओके, अब हम इसे ग्रिल करेंगे। ओह वाओ, और यहाँ पे आप देखें हमारा माशाल्लाह कबाब मसाला ज़बरदस्त हमारा बिल्कुल रेडी है। हमारा कबाब मसाला सर्व होने के लिए जो है ना वो रेडी है। बस हमने इसको उतारना है, प्लेटिंग करनी है और हमारी जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो हमने उसको करनी है। तो हमारा यहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, हम इसे हल्का सा हॉट प्लेट है, हॉट ये प्लेट है, जी, इसको हॉट करेंगे हम हॉट करेंगे। ठीक है, हल्का सा ऑयल लगा देंगे हम, सही है। ताकि वो जले ना। अच्छा, ये इतनी जल्दी जल्दी बन रहा है कि ये इजीली आप घर में बना सकते हैं। और पता है ये वाली ईद इतनी गर्मी में भी आ रही है, और लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि आजकल ज़रा मौसम अच्छा है और प्रेडिक्शन भी की जा रही है कि 5 जून तक जो है ना वो बारिश होने के चांसेस हैं। लेकिन फिर भी गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो इस तरह के झटपट जो है ना वो खाने बनाया करें ताकि आप जल्दी अपना जो त्यौहार है उसको भी इंजॉय करें और मज़े मज़े के खाने भी आप बना के अपने प्यारों को खिला सके। तो हमारे साथ एक कॉलर है जो कि पाकपतन से उनका ताल्लुक है। मोहम्मद हसनैन ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह पाक। क्या सवाल करना चाहेंगे? हमने कोफ्ते बनवाने और कोफ्ते फट जाते हैं, इसकी क्या वजह है? अच्छा, कोफ्ते बनाते हैं और कोफ्ते टूट जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि हम कबाब बनाते हैं, कोफ्ते बनाते हैं तो वो खुल जाते हैं। तो उसके लिए क्या आप बताएंगी हमें? टिप क्या होनी चाहिए उसके लिए? बेहतरीन उसकी टिप ये है कि वो जैसे कि चनों का आटा होता है, हाँ जी, भुने हुए चने और खसखस, बहुत सारी फीमेल्स क्या करती हैं कि उनके अंदर पानी डाल देती हैं। जबकि जब आप चने भूने ना, हाँ, तो उसको आप आपके पास ग्राइंडर की डब्बी है या वो चट्टू गट्टा है, उसके थ्रू करें और उसी के ही अंदर खसखस को पीसें। अच्छा, उससे क्या होगा, एक तो उसमें पानी नहीं जाएगा और उसको अच्छी तरह जब आपका सारा कीमा जो है वो मिक्स हो जाए, तो सेम उसी के अंदर भी जैसे आज आपने देखा कि मैंने कहा जब बाइंड करना हो पकड़ने के लिए हम ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, तो वो 2 पीस अपने स्लाइस के चॉप करके उसमें डाल दें। अच्छा। कोफ्तों के भी मैरिनेशन में, ठीक है। वो बेहतरीन आपके कोफ्ते बनेंगे, वो इधर से इधर नहीं हिलेंगे। अच्छा, मतलब अगर आपके पास ब्रेड है तो आप ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास काले चने के हैं और भुने हुए चने और साथ खसखस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये 2 ऑप्शंस आपके पास। क्योंकि जो खसखस है ना, उसको चाहिए कि 1 घंटा पहले सोक करने रख दें, उसका तमाम पानी फेंक दें। ठीक है, तो पानी में नहीं उसे ग्राइंड करना, वो फिर पतला पेस्ट बन जाता है। तो फिर आपके वो जो कोफ्ते हैं वो अच्छी तरीके से बाइंड नहीं होंगे ना, वो फिर खुल जाया करेंगे। हाँ। तो इसलिए आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो आप उसमें खसखस और भुने हुए काले चने जो है ना उनको ग्राइंड करके उनको पीस के जो है ना उसमें पानी नहीं होना चाहिए, गीलापन नहीं होना चाहिए उसमें, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने कोफ्तों के मिक्सचर में डाल सकते हैं। या फिर आपके पास ब्रेड है तो आप उसके 2 पीसेस जो है ना वो करके डाल सकते हैं। मतलब उसको भी आपने खुश्क ही डालना है ना, गीला नहीं डालना है उसको भी आपने। जी, तो वो कभी भी जो है ना कबाब नहीं टूटेंगे। ये देखें जिस तरह शेफ सारा के इतने अच्छे से बाइंड हुए हुए हैं कोफ्ते, और कबाब भी आप इसको कह सकते हो, कोफ्ते भी कह सकते हैं। तो आप लोगों के भी इसी तरह करेंगे मेरे ख्याल से। शेफ सारा ये बन गया है क्योंकि उसने अपना वो ऑयल जो है ना वो छोड़ दिया है। और वो देखिए ना साइडों से ऑयल आना शुरू हो गया सारा। हम यहाँ वाली फ्लेम ऑफ कर देंगे और यहाँ हमने अपनी चटनी भी रख ली है। ठीक है, और थोड़ा सा हमने ये अपना कुकम्बर और उसकी एक चटनी के साथ एक रायता डाला है। ठीक अब है। हम इसे करेंगे सर्विंग।
बस ये हल्की सी हॉट हो गई है। बस हम इसको उठाते हैं। जी बिस्मिल्लाह। मैं इस साइड पे आ जाती हूँ। चलो ठीक हो गया। ये वुड हम इसीलिए रखते हैं ताकि हमारे जो वो है हाथ ना जले। चले ना, इसलिए। तो ये आप इजीली आप मार्केट से भी आपको मिल जाएगी ये हॉट प्लेट जो है ना। असल में ना देखें, खाना तो हर कोई बना हाँ। लेता है, असल मज़ा है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन आप क्या उसकी है। प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ना, सबसे कह लें कि नंबर आपको ना सबसे पहले उसी के मिलते हैं, क्योंकि ऐसे ही। खाना खाने से पहले ना आपकी ज़बान चखती बाद में, आपकी आंख जो है ना वो पहले सबसे देखती पहले है। खाती है खाना। तो इसके लिए आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, उसकी प्रेजेंटेशन आपने कैसे की है, तो वो बड़ा ज़रूरी होता है कि आपका खाना जितना मर्जी अच्छा हो, लेकिन अगर उसकी प्लेटिंग अच्छी नहीं हुई हुई है और अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई है ना, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता खाने में। आपका दिल ही नहीं करता कि आप उसको खाएं उसको भी। देखें। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए आपकी प्लेटिंग जो है ना वो 10 on 10 होनी चाहिए, उसके ऊपर आपको ज़रा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस भी नहीं है। हॉट प्लेट आप अगर आपके पास नहीं भी, आप घर में भी कोई प्लेट ले सकते हैं, आप गरम गरम उसमें डालें, इस तरह की आप प्लेटिंग करें और साथ इस तरह आप जो है ऊपर उसके जो प्रेजेंटेशन है वेजिटेबल्स की या जो भी सब आपने घरों में ही ये सारी चीज़ें सारी हमारे घर चीज़ें। में ही मौजूद है, बिल्कुल। तो आपने ये इस तरह प्रेजेंटेशन करनी है। साथ आप इमली की चटनी दें जो हमने आपको बता दी है बनानी। साथ शेफ़ सारा ने क्यूकम्बर काटे हैं और उसके अंदर इमली की चटनी डाली है आपने। बल्कि हम ये थोड़ा आगे करते हैं। ठीक है, ये है गई हमारी डिश। ठीक है। मतलब आप ये जो है ये अपनी मर्जी से ऑप्शन है आपके हाँ। साथ कि आप ये भी कर सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा आदत है, आपने वेजिटेबल्स और का होती सालन है खाना कई है। हाँ, और families बड़ी में। अच्छी चीज़ है कि ये आपको खानी चाहिए। गोश्त अगर खा रहे हैं तो एक पोर्शन आपका सैलड का लाजमी होना चाहिए, दही का भी होना चाहिए, लेकिन इसमें हम आपको जो है ना वो इमली की चटनी दे रहे हैं, तो वही इमली की चटनी आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखें कितना ही खूबसूरत प्लेटर हमारा लग रहा है, खूबसूरत हमारी प्लेट लग रही है और मज़े का खाना लग रहा है। मतलब ठीक है, मैं खा नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं आपको शाबाश ये दे सकती हूँ कि मुझे देखने में इतना मज़े का लगा है कि वो मुझे समझ आ रही है कि जनाब वो ना खाने में भी इतना ही मज़े का होगा। बाकी जो लोग खाएंगे फिर आपको बताएंगे कि कैसा है। तो थैंक यू सो मच शेफ़ सारा फॉर कमिंग, और हमें इतनी मज़े की और झटपट सी आपने रेसिपी बनानी सिखाई है, बल्कि मुझे भी बनानी सिखाई है। मैं भी घर जाके ट्राई करूँगी इंशाल्लाह ईद पे। तो इसी नोट पर मैंने छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब कुछ सेहत के हवाले से बात करते हैं और ख़ास तौर पर आज हमने बात करनी है जो हमारे नाखून होते हैं ना उनके बारे में, क्योंकि नाखूनों का ख्याल रखना ब्यूटी या फिर नेल सैलून जाने से कहीं बढ़कर है। जिस्म का ये हिस्सा आपकी सेहत के मुख्तलिफ मसाइल की निशानदही भी कर सकता है। अब अपने नाखूनों के रंग में तब्दीली, नाखूनों पर धब्बों का ज़ाहिर होना और दीगर अलामात पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाखून की बीमारियां मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं जो नाखूनों को आपके मुतासर भी करती हैं, जिसकी वजह से उनकी शक्ल, उनकी साख्त या फिर उनकी सेहत में तब्दीली आती है। अब फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नाखूनों का चंबल, नाखून पर सफ़ेद धब्बे नाखून की बीमारियों की अलामात हो सकती हैं। अब ये इन्फेक्शन ज़ख्मों या फिर बुनियादी सेहत के मसाइल की वजह से भी हो सकते हैं। इस हवाले से आज हमने बात करनी है कि नाखून की कौन सी बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पर, और इसके अलावा नाखून, बाल और जल्द के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको कहा क्या जाता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है डॉक्टर अजीम जहांगीर हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं, एस्थेटिक एक्सपर्ट आप कह सकते हैं उनको, स्किन एक्सपर्ट आप कह सकते हैं। तो उनसे आपकी बात कराते हैं और मुलाकात कराते हैं, और आज हमने नाखूनों के बारे में पूछना है उनसे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, नाखूनों की सेहत का ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? हम ओवरऑल तो अपनी बॉडी का भी ख्याल रख लेते हैं, हम कहते हैं जी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें, अपने स्टमक का भी ख्याल रखें, नाखूनों का ख्याल रखना मुझे नहीं याद पड़ता कि हमें किसी ने बोला हो कि अपने नाखूनों का भी ख्याल रखना है, नाखूनों की सेहत भी मुतासिर होती है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप देखें तो ख़वातीन
जो अगर आप ऐसे रिमोट एरियाज में भी चले जाएं, हाँ जी। वो भी नाखूनों पे अगर नेल पॉलिश नहीं लगाएंगी तो कुछ ना कुछ ज़रूर लगाएंगे। इट मीन्स के नाखून हैं तो बड़ी है इंपॉर्टेंट तो चीज़। इम्पोर्टेंट, हाँ, बट और नेल कलर जो दुनिया में वन ऑफ द जो सबसे जो बेस्ट सेलिंग चीज़ होती है नेल कलर वो होता नेल है या नेल कलर्स पॉलिश होते होता हैं, है, हाँ एग्जैक्टली। राइट। तो अब एक जगह तो हम नाखून का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं लेकिन उसकी बेसिक हेल्थ के बारे में हमें पता ही नहीं होता। हमें यस एग्जैक्टली। अच्छा, अब इसमें नाखून जो है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग अल्लाह ने चीज़ बनाई है कि इसमें अगर आप देखें तो लगता है इसका कोई फंक्शन नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप जानवरों में देखें तो उसके बगैर अगर आप उनके नाखून काट दें तो बिल्लियाँ इधर उधर नहीं जा सकती, बिल्कुल ही वो जो आपने देखा होगा, ठीक है। ये जो परिंदे हैं, तो इसका मतलब नाखून जो थे वो वैसे तो अभी भी नाखून इस्तेमाल तो लोग करते हैं, लड़ाई करने के लिए करते हैं, कोई चीज़ें खोलने के लिए करते हैं, लेकिन जो खूबसूरती का इसका एलिमेंट है वो फंक्शनैलिटी से कहीं ज़्यादा हो गया ओके वक्त के साथ ठीक है। साथ। लोगों को मुझे काफ़ी दफ़ा अफसोस होता है कि कहीं कोई सर्जरी की या चोट लगी और उसके बाद नाखून आना ही वहाँ से हाँ बंद हो जी, गया, उतारना पड़ जाता है उतारने पूरा पड़ गया। नाखून। तो हाँ एक जी। तो हो गया कि ये खूबसूरती का एलिमेंट, दूसरा ये है कि नाखून को देख के हम इंसान की ओवरऑल इंटरनल हेल्थ का बड़ा पता चला सकते हैं। अच्छा वाओ। जी, तो इंटरनल जो एक जिसको स्पून शेप नाखून कहते हैं, जो नाखून आपके स्पून की तरह के अगर हो जाएं, होना तो ऊपर को उभरा चाहिए ना, लेकिन क्या होता है नाखून जो दरमियान में से डिप उसमें आ जाता है। अच्छा, दरमियान से अगर डिप आ जाती है, दरमियान में डिप आ जाती है और जिसको कहते हैं स्पून शेप नाखून, कोइलोनिकिया इसको बोलते हैं। ये डर्मेटोलॉजी जो है ये साइंस है आपकी जिल्द, बाल और नाखून की। अच्छा, तो जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो आपके नाखून के स्पेशलिस्ट होते हैं। ओके, मतलब हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाएं नाखूनों का भी अगर हमारा मसला हो, क्योंकि हमें समझ नहीं आई थी कि इस पे हम किससे बात करें। नाखूनों का क्या कोई अलग स्पेशलिस्ट होता है तो उसको बुलाएं, तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, उन्हीं की शायद एक्सपर्टीज हो ये भी। अब नाखूनों पे पूरी पूरी बुक्स डर्मेटोलॉजिस्ट ने लिखी हुई हैं। नाखून की सर्जरी पे कम से कम 4 बुक्स हैं, नाखूनों की डिजीज पे कम से कम कोई 10 बुक्स हैं। पूरी की पूरी बुक्स लिखी जा चुकी है नाखूनों की डिजीज पे। अब नाखून का जो मैंने जिस तरह बताया कि कोइलोनिकिया जो है ये टीस्पून है, तो इसका मतलब आपको बहुत चांस है कि कोई ना कोई अंदरूनी बीमारी है। उनमें से सबसे जो कॉमन होती है वो है कि आपको किसी विटामिन या आयरन की कमी है। ओके। अगर नाखून बहुत ज़्यादा ड्रम स्टिक्स हो गए हैं, हाँ, जिसको मतलब क्लबिंग बोलते हैं, बहुत ज़्यादा उभर गए हैं, और काफ़ी दफ़ा देखा होगा कि लोगों की उंगलियों के जो आखिरी हिस्से होते हैं वो ड्रम स्टिक की तरह बहुत उभरे हुए और बहुत मोटे हो जाते हैं, उसका मतलब है कि आपको लंग का या लिवर की कोई अंदरूनी बीमारी हो सकती है, किडनी की बीमारी हो सकती है। अच्छा। जी। अब ये तो इसी तरह अगर नाखून बहुत ज़्यादा आपके सुर्ख हो गए हैं या उनमें छोटी छोटी सी लाइनें आनी शुरू हो गई सुर्ख रंग की, जिस तरह आपको कोई जो लग जाए, कोई जिसको चिल्तर बोलते हैं, जिस तरह के कोई आपको आपकी जिल्द के नीचे अगर नाखून के नीचे अगर कोई चीज़ चले जाए, कहते हैं ना कि कोई छोटा कोई लकड़ी का चल जाता है, ठीक है, ओके, जिसको हम स्प्लिंटर हेमरेजेस बोलते हैं कि स्प्लिंटर लग जाए, तो वो उस तरह की अगर आपको नज़र आए कि ये मुझे स्प्लिंटर लगा तो नहीं कहीं, लेकिन ये कहाँ मेरे नाखून ऐसे हैं, तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रब्ता करें। और वो किस बीमारी की इंडिकेशन है? वो भी फिर काफ़ी दफ़ा है कि कोई ऐसी हार्ट की बीमारी हो सकती है, खून की बीमारियां हो सकती हैं, खून के जमने के कोई मसला हो सकता है। सही, ठीक है। इसी तरह नाखून जो हैं वो आपकी जिल्द के साथ जुड़े होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अब वो अगर उनमें थोड़ा सा भी आपने कि ट्रॉमा किया, ख़वातीन ख़ास तौर पे जूते ऐसे पहनती हैं जो आगे से बहुत ज़्यादा बंद होते हैं, ये बहुत ज़्यादा छोटा टो होता है, मर्द हज़रात भी फैशन की वजह से पहन लेते हैं, उससे जो नाखूनों को कांस्टेंट जो ज़रब लगती है, प्रेशर मिलता है, उससे नाखून मोटे होने शुरू हो जाते हैं। जिस तरह हमारे कैलस बन जाते हैं ना घुटनों पे, जो लोग नमाज पढ़ते हैं या लेफ्ट जिस पे बैठते हैं नमाज के दौरान, मेहराब है, वो भी एक किस्म का आपका कैलस है, राइट। अब वो जो बार बार जहाँ पे प्रेशर आएगा, इस तरह नाखून भी वहाँ से मोटे होने लग जाते हैं काफ़ी, जहाँ बार बार उन पे प्रेशर आए, और उसके बाद जब ट्रॉमा हो जाए और जिल्द के नाखून के और जिल्द के दरमियान जो अगर स्पेस बन जाए, तो वहाँ पे बैक्टीरिया भी और फंगस भी हमला कर देते हैं। अब ये तो हो गई बीमारियां जो रूटीन के नाखून की हैं। अब जो एक बीमारी ये है जो कि बहुत ही तकलीफ दे है नाखून की, और वो ये नाखून में ऐसी कोई तब्दीली आ जाए ना जिससे नाखून गोल हो जाते हैं, ठीक है, यानी ट्रम्पट नेल के ट्रम्पट की तरह। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया है, नूर अली साहब हैं सिंध से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक है, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा मेरा ये डॉक्टर से सवाल है, तो ये जो नाखून के बारे में बता रहे हैं, तो जो बच्चे नाखून खाते हैं ना,
जी। तो उन बच्चों को क्या नुकसान हो सकता है उन नाखून खाने से, क्योंकि आदत होती है बच्चों को तकरीबन जैसे। जी जी, ऐसे ही है, बहुत से बच्चों को आदत होती है। अच्छा, बहुत से लोग अब जैसे जिनके नाखून साइड से खास तौर पर जैसे ग्रीन या फिर ब्लूइश होना शुरू हो जाते हैं, उसको फंगस कहेंगे हम? जी, फंगस के चंद बड़े सिंपल देखने के असूल हैं और उसका पता चल जाता है, देखने से पता चल जाता है बहुत, लेकिन उसको कंफर्म करना ज़रूरी है क्योंकि फंगस जैसी और भी बीमारियां लगा सकती हैं। जिस तरह सोराइसिस है उसमें और फंगस के नेल में काफ़ी पता नहीं चलता। तो आप फंगस को, आप नेल के फंगस को आप एक्चुअली ग्रो कर सकते हैं। जिस तरह फफूंदी लग जाती है, अगर आपने बरसात में कोई डबल रोटी का टुकड़ा रखा उस पर फफूंदी आ जाती है, वो जो फफूंदी है वही फंगस होता है। ठीक है। तो वो जो फंगस को हम इस तरह ग्रो कर सकते हैं, लेबॉरेटरी में ग्रो करते हैं और उसके ऊपर मुख्तलिफ दवाइयाँ डाल के देखते हैं जिसको कल्चर सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो बजाय इसके कि आप पेशेंट को दवाई दे के देखें कि कौन सी दवाई काम करेगी कौन सी नहीं करेगी, आप लेबॉरेटरी में देख सकते हैं, तो कल्चर सेंसिटिविटी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आए फंगस तो फिर आप दवाइयाँ खिला भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। और अगर दोनों माफक ना हो आपको, आप कहते हैं मैं खा तो नहीं सकती क्योंकि मुझे ये डॉक्टर ने मना किया, ये मेरे लिवर पे असर होगा, तो फिर हम इवन लेज़र से इसका इलाज कर सकते हैं। अच्छा। जो लेटेस्ट इलाज है फंगस का वो हम लेज़र से कर सकते हैं। लेज़र से कर सकते हैं। अब अगर फंगस भी हो उससे भी नाखून टेढ़े हो सकते हैं और अंदर जो कहते हैं पिंच कर सकते हैं, इनग्रोन कर सकते हैं, बहुत पेनफुल होता है ये। इनग्रोन टो नेल का अमूमन लोग क्या करते हैं, सिर्फ आपने नाखून काट लिए, वो वक्ती तौर पे तो काम चल जाता है, लेकिन वो इनग्रोन टोनेल जब दोबारा नाखून उगेगा तो दोबारा इनग्रोन टोनेल भी साथ साथ जाएगा। अब उससे दर्द इसलिए होती है कि वो यही समझ लें कि एक लोहे का टुकड़ा छोटा सा, नाखून तो काफ़ी सख्त होता है, वो जब अब 24 घंटे जिल्द के अंदर धिंसेगा, बहुत ज़्यादा पुश करेगा, तो वहाँ पे ज़ख्म हो जाते हैं। अब वो ज़ख्म को ठीक करने में लोग लगे रहते हैं, लेकिन नाखून तो वहीं पे उसी वक्त अभी भी चुभ रहा है अंदर को, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए टोनेल सर्जरी जो है, जिसको इनग्रोन टोनेल सर्जरी बोलते हैं, और डर्मेटोलॉजिस्ट ने इसमें बहुत ज़्यादा किताबें लिखी हैं, पेपर्स लिखे हैं। अमेरिका में एक्चुअली जो डर्मेटोलॉजी है दैट्स अ मेडिकल एंड सर्जिकल बोथ फील्ड्स ऑफ स्किन एंड हेयर एंड नेल। तो उसमें हम नेल को सिर्फ साइड से निकाल देते हैं और वो जड़ नेल की जहाँ से नेल उगता है सिर्फ उसको हम थोड़ा सा डैमेज कर देते हैं, जो साइडों वाली जड़, दरमियान वाला नेल बिल्कुल वैसे रहता है ताकि वो खूबसूरती की इलामत है, तो उसको हम नहीं चाहते पूरे के पूरे नेल को बिला वजह निकालें। अच्छा, दूसरा हमारे नाखून जो है वो पीले भी होना शुरू हो जाते हैं ना, पीले हमने देखा है यूजुअली कि लोगों के नाखून अब पीले होना, येलोइश हो रहे हैं, क्यों होते हैं ये? देखिए, दो चीज़ें सबसे कॉमन प्रॉब्लम आपको नजर आएगा, वो खवातीन जो हर वक्त नेल पॉलिश लगा के रखती हैं। हाँ, अब नेल पॉलिश या नेल पेंट के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर एक तो है कि आप दरमियान में कुछ वक्फा देते रहें, यानी अगर आपने 4-5 दिन नेल पॉलिश लगाई है तो 1-2 दिन नेल पॉलिश मत लगाएं। दूसरा, एसीटोन बेस्ड नेल क्लीनर जो हैं, जो नेल रिमूवर हैं, उसमें एक चीज़ यूज़ होती है एसीटोन, वो जो है वो सीवियरली डिहाइड्रेट कर देती है नेल को। और नेल की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, नेल की भी मुख्तलिफ लेयर है, और वो नेल को डिहाइड्रेट होने से बचाती हैं, यानी उसमें पानी खत्म हो जाता है समझ लें, और वो जो पीला पड़ जाता है। कुछ जो आपकी स्टेन्स हैं, नेल कलर में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उसमें जो कलर एक है वो काफ़ी दफ़ा जब ऑक्सीडाइज होता है तो उसमें भी येलो कलर आ जाता है। हाँ, बिल्कुल। अब ये तमाम का बड़ा आसान तरीका ये है कि आपने जिस तरह अपनी जिल्द को मॉइस्चराइज रखना है। ठीक है। अब तो पाकिस्तान में मैं अभी कल ही देख रहा था कि बहुत सारे नेल के जो सीरम्स हैं वो भी अभी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो नेल की जो हेल्थ है उसके लिए आपने उसी तरह उसको हेल्थ को देखना है, जिस तरह आप अपने बालों की और जिल्द की हेल्थ को देखते हैं, हार्ट की हेल्थ को देखते हैं, आपने नेल की हेल्थ को भी देखना है। तो मॉइस्चराइज करना नेल को खास तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप नेल कलर उतार दें तो उसको मॉइस्चराइज करें। अगर आपने उसको बफ़ करना है तो बहुत ज़्यादा बफ़ ना करें, क्योंकि वो नेल बारीक हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह आपने अगर नेल, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं एक चीज़ कहूँ, ख़वातीन चूँकि मैनीक्योर कराने की बहुत शौकीन होती हैं, या तो किसी ऐसे पार्लर का इंतखाब करें जिसकी सुपरविजन कोई डर्मेटोलॉजिस्ट करता हो, कोई मेडी स्पा हो, जो वहाँ अब पाकिस्तान में भी आने लग गए हैं, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट सुपरवाइजर होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब हम कोई एक ऐसे फंगस वाले पेशेंट का, जिसको फंगस का था कोई मसला, उसका मैनीक्योर या पेडिक्योर किया, वही वाले दोबारा लगा दिए, और दूसरा अपना जो क्यूटिकल है उसको रिमूव ना होने दें, क्योंकि वो अल्लाह ने, क्यूटिकल क्या चीज़ होती है आपको पता है कि जो वो जिल्द जो कि नाखून के ऊपर हल्की सी आई होती है, अगर आपने वो, अल्लाह मैंने एक किस्म की सील बनाई हुई है ताकि नेल की जड़ तक कुछ ना पहुँचे।
हम सबसे पहले उन्हीं को उतरवाते हैं एग्जैक्टली। तो वो नहीं उतरवाना, अपना नाखून को छेड़ना नहीं, उसकी अगर आदत है तो उसको खत्म करें, ज़्यादा बफ नहीं करवाना ना करें। ठीक है। और उसको ये कहें कि जब भी कोई करे या तो मेडिकली सुपरवाइज मेडिकल स्पा हो, ताकि उनको पता हो कि स्टरलाइज होना चाहिए आपका इक्विपमेंट। ठीक है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि आप कर सकते हैं जब आप बाहर मेडी पेडी कराने जा रहे हैं, या इवन दो कि घर में भी अगर आप कर रहे हैं, तो ताकि आपकी नाखूनों की सेहत बरकरार रह सके। डॉक्टर अजीम जहांगीर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच कि आप आए। जनाब, ईद सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि एक एहसास है और ख़ुशी का, शुक्राने का, मोहब्बतों और मुलाकातों का दिन है। और जब बात हो ईद की तैयारियों की तो ख़वातीन के लिए ये एक ख़ास मौका होता है ख़ुद को संवारने का, ख़ास लगने का और अपनी शख्सियत को एक नए रंग में पेश करने का। मगर हर साल यही सवाल दिल में उठता है कि जनाब इस बार ईद पर हमने कैसा मेकअप करना है, कौन सी लुक मुझे दूसरों से ज़्यादा अच्छा बनाएगी, या मैं क्या ऐसा पहनूं जो मैं सबसे अलग लगूं। तो आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ईद जो कि 2025 की है, जो कि एक दिन बाकी रह गया, उसमें ट्रेंडिंग किस तरह की चल रही है, आप किस तरह की लुक्स क्रिएट कर सकते हैं, आप किस तरह की स्टाइलिंग कर सकते हैं। ख़ास टिप्स आपके लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं और इसमें हमारे साथ जो है ना वो बड़े ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे कि जनाब हमारी वार्डरोब किस तरह की होनी चाहिए, जो कि इस ईद पे भी 4 चांद लगा देगी। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनको आप जानते ही हैं, इंटरनेशनल इमेज कंसल्टेंट हैं, वार्डरोब कंसल्टेंट हैं, हामिद सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया है और साथ साथ एक और गेस्ट हैं जो हमें ज्वाइन करेंगी और उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। हामिद साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हामिद साहब, ईद आने वाली है तो हमने सोचा कि क्यों ना गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए थोड़े से टिप्स हो जाएं, उन्हें पता हो कि भाई ये ईद है, ऊपर से गर्मी भी बहुत है, ईद भी है, तो हमने किस तरह की वार्डरोब जो है ना वो सिलेक्ट करनी है। तो बेशक एक दिन बाकी रह गया लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। कर सकते तो क्या कर सकते हैं मेंस के लिए, खासतौर पर उनकी ग्रूमिंग के लिए, या उनकी ईद की लुक किस तरह की होनी चाहिए इस साल? देखिए, सबसे पहली बात तो जो भी आपने की कि बड़ा ये पाकीज़ा दिन है और इसमें जो एसेंस है ईद की, वो हज़रत इब्राहीम की जो कुर्बानी वाली एसेंस है, तो इसमें ज़्यादा अगर आप ज़्यादा डेकोरेटिव अगर होंगे, बहुत ज़्यादा डॉल्ड अप होंगे, तो आई थिंक दैट्स फॉर वीमेन दैट्स नॉट द राइट वे टू डू इट। फॉर मैन ऑल्सो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि गर्मी बहुत है, ह्यूमिडिटी है, कुर्बानी का दिन है, तो आई वुड से कि उसमें जो शलवार कमीज़ है उसका जो उसकी जो फैब्रिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। फैब्रिक में आई थिंक के जो ब्रीदेबल फैब्रिक लें, जो लेट्स से कॉटन है, लिनन है, आई थिंक अगर आप वॉशिंग वेयर लेंगे तो वॉशिंग वेयर वो ब्रीद नहीं करता, तो गर्मी है ऑब्वियसली, तो आप कंफर्टेबल भी होना चाहते हैं। एंड आई वुड ऑल्सो से कि जो शलवार कमीज़ है उसको आप जो उसके कलर्स हैं वो बड़े सोबर से कलर्स लें, वाइट एंड ऑफ वाइट मेरे ख्याल के बेस्ट है इस चीज़ के लिए। अगर आप कुछ कलर्स में जाना चाहती हैं तो लाइट ग्रे भी, यू कैन वेयर लाइट ग्रे। डार्कर कलर में भी आई डोंट थिंक दैट दे आर अप्रोप्रिएट फॉर दिस इवेंट। मतलब इतनी गर्मी है और गर्मी में डार्कर कलर्स वैसे ही पहन के ना दिल बहुत ज़्यादा उलझना शुरू हो जाता है कि ओ माय गॉड गर्मी वैसी लग रही है, देखकर ही मतलब किसी और ने पहना हो ना डार्क कलर तो हम अपने आप को गर्मी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए लाइटर कलर्स में जाएं और ब्रीदेबल जो फैब्रिक है उसकी चॉइस हमें करनी होनी चाहिए। और साथ में एक छोटी सी टिप साथ में देता जाऊँ कि वो ये कि बुनियान ज़रूर पहने साथ और वो भी बाजुओं वाली एक बुनियान। ये ना हो कि आप पसीने से शराबूर हों और आप जो ईद मिल रहे हैं किसी को तो वो कि यार क्या इस बंदे मैंने ईद मिल ली। एग्जैक्टली, तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इनका भी आपने ख्याल रखना है। तो जिस तरह मैंने कहा था कि एक और गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगी और उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। समन असद हैं, इमेज कंसल्टेंट हैं, वार्डरोब कंसल्टेंट हैं। उनसे पूछेंगे कि ख़वातीन यानी कि हम लोग किस तरह की जो है ड्रेसिंग कर सकते हैं ईद के ऊपर। तो समन आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। समन, ईद में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है, बिल्कुल ऐसे ही है, इट्स ओके। एक दिन में भी हमारी रश में मतलब बाजारों में रश अभी भी लगा हुआ है, ऐसे ही है, ठीक है, मंडियों में भी लगा हुआ है, बाजारों में भी लगा पर लड़कियों को अपनी पड़ी हुई है। लड़कियों को, ख़वातीन
खवातीन को अपनी बड़ी होती है कि भाई हम अपने सूट जो है ना, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने सूट नहीं लिया है। अच्छा, अभी मैंने ईद की शॉपिंग कोई नहीं बात की नहीं, है। वो तो आप एक रात पहले भी जाके ले हाँ, सकते वो हो। मैं आज या कल करूंगी, तो इसलिए मैंने कहा कि आज जरा मैं पूछ लूं ट्रेंडिंग में क्या चीजें चल सही। रही है। तो खवातीन जो है वो किस तरह की ड्रेसिंग करें इस साल ईद पे? अच्छा, इसमें ना थोड़ा डिपेंड करता है सिचुएशन क्या ठीक है। है। जिस तरह अगर हम नॉर्मली घरों की बात करें तो जब कुर्बानी हो रही होती है तो जो बड़ी खवातीन होती हैं घर की, जो समझ लें बहुएं और जो थोड़ी मेच्योर बेटियां, वो ज़्यादातर कुर्बानी में मसरूफ़ हाँ होती जी। हैं और फिर मेहमानदारी भी उस दिन काफ़ी हो रही होती है। उस वक्त तो मुझे लगता है थोड़ा सा कैजुअल बट नीट एंड क्लीन आपका ड्रेस होना चाहिए। मतलब आप इतने मैसी ना हो जाएं कि अभी तो कुर्बानी का कि टाइम आप है, अभी कसाई तो लग किचन रहे में हो। काम करना है, ऐसे नहीं लगना चाहिए। लगना चाहिए कि आप ईद के लिए तैयार हुए। ठीक है। तो मेरी सजेशन होती है कि हम हमेशा कहते हैं ना कि जी आप स्मार्ट शॉप करें, स्मार्ट प्ले करें और इस तरह के कपड़े पहने जो अगर आप प्रोफेशनल खवातीन हैं तो आप नॉर्मली डेज पे वो कर सकें कैरी। बट मेरा थोड़ा सा ओपिनियन यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है। मैं कहती हूँ यार ईद का जो दिन है ना वो आपका फैमिली डे है, हाँ जी। और हम कहते हैं कि कलर्स जो है ना वो वाइब्स क्रिएट करते हैं। true, तो that's बेस्ट होता है कि आप अच्छे कलर्स की जो है ना वो सिलेक्शन करें। ठीक है। हाँ, अगर तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, आपने इसमें स्मार्ट शॉप करना है, वो एक अलग सिचुएशन ठीक है। है। बट ये मुझे ऐसा लगता है कि वो जो डे है ना उसमें आपका जो कलर है ना उससे आप एक वाइब क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं, थोड़े वेलकमिंग भी हो रहे होते हैं, थोड़ी हॉस्पिटैलिटी भी शो कर रहे होते हैं। तो इसमें बड़े अच्छे अच्छे कलर्स पहनने चाहिए। अच्छा। आजकल देखें जिस तरह आपके ब्लू के बड़े खूबसूरत शेड्स हैं, पेस्टल ब्लूज हैं, पाउडर पिंक बड़ा अच्छा चल रहा है, ये लाइट लाइट से आपने कलर्स खुद हैं। भी बड़ा अच्छा कलर पहना हुआ है, थैंक यू सीजन सो का कलर है मच, ये। थैंक यू। अच्छा, इसमें आप प्रिंट की तरफ भी थोड़ा सा ठीक जा है। सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ये प्रोफेशनल माहौल नहीं हाँ, है, ये थोड़ा आपकी सा घरेलू प्रेफरेंस है है। भैया, आपने कहाँ पर किस तरह का हाँ, पहनना है, ये हाँ। टोटली इट्स अप टू ऑन यू। बिल्कुल ऐसे ही। तो खवातीन तो मुझे लगता है कलर्स के साथ प्ले करें ईद पे। ठीक है। नजर अच्छा, अब रख जैसे सकते आपने हैं। लूज फिटेड खवातीन में भी है, ये मर्द हजरात भी लूज फिटेड पहन सकते हैं? बिकॉज बहुत से ऐसे मैंने मर्द हजरात को देखे जो जिनकी ऐसे कमीज होती है चिपकी हुई जिस्म के साथ, जैसे उन्होंने ना दर्जी को बोला है कि अब सियो मेरे जिस्म के साथ। मैंने पहन लिया, अब सी लो। हाँ, मतलब मैंने ऐसे मर्द हजरात को भी देखा है कि जो इस तरह के कपड़े भी पहनते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए और ये भी ना हो कि इतना लूज हो के टेंट हाँ, कि लगे हो। आप हाँ, नजर ही बिल्कुल, ना आए बिल्कुल। उसके हाँ, अंदर। तो ठीक है। यूजुअली Baggy ना हो। मर्दों के साथ ये होता है ना कि थोड़ी सी लैसे मतलब टमी है। कितना लूज पहन सकते हैं? हाँ, बताने लगा ना कि मर्द लैसे थोड़ी सी टमी है तो वो जाता है टेलर के पास, कहता है यार यहाँ ख्याल रखना, वो यहाँ भी ख्याल रखता है, यहाँ भी ख्याल रखता है, यहाँ भी करता है, उसको बेचारे को टेंट बना देता है बॉक्सी लुक में। देखिए बॉक्सी लुक जो है ना, ज़रूरी नहीं आप कंफर्टेबल ज़रूर हों लेकिन इतना भी खुला ना हो। तो आई वुड से कि अपनी बॉडी शेप जो है आपको पता होनी चाहिए कि आपकी बॉडी शेप क्या है, उसके मुताबिक जो है आपके कपड़े होने चाहिए। जैसे आपने कहा बहुत क्लिंगी कपड़े तो वैसे ही नहीं अच्छे लगते हैं रिगार्डलेस कि कैसी बॉडी है। लेकिन अगर आप इमेजिन करें कि एक बहुत थिन किस्म का लड़का है, टॉल एंड थिन, आई यूज्ड टू बी दैट। मैं जब आई वाज इन माय अर्ली एडल्टहुड ना, तो मेरा 6'3.5" मेरी हाइट, और उसके बाद मैं वो पतला पतंग जिसे कहते हैं ना 27 वेस्ट होती थी मेरी। यू आर नॉट गोना बिलीव दिस। तो जैसे ये बिजली के खंबे देखें, आई यूज्ड टू लुक लाइक दैट ऑनेस्टली। अच्छा, उसके बल्कि एक और मेंटल पिक्चर देता हूँ, वो आपने कोक में देखा है, कोक में बॉटल में जो स्ट्रॉ होता है। I used to look terrible ना। अच्छा, फिर लड़कियों के लिए ये फिजिक बहुत आइडियल है, On इतनी top of हाइट that- और इतनी स्मार्ट लुक। ऑन टॉप ऑफ दैट कहीं गाँव जाना है तो बच्चे तालियां मारते थे कि ये का फनी सा बंदा आ गया। तो इस तरह की अगर कोई फिजिक है ना, He तो must be देखिए joking. आपने ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपने फिटेड कपड़े पहन लिए हैं तो दैट यू कैन लुक हॉरिबल। तो आई वुड से कि उसमें यह है कि आप थोड़े से फॉरगिविंग, थोड़ा सा लूज हो। फिर उसमें यह है कि थोड़ा सा मोटा कपड़ा हो ताकि आपको ना थोड़ा सब्सटेंशियल लगे ना। आप तो वैसे ही बड़े अनइम्पॉर्टेंट से लग रहे हैं। तो आई वुड से कि अपनी फिट का लिहाज से अगर आपका हैवी जिस्म है, ठीक है, तो उसमें लाजमी बात है अगर आप टाइट कपड़े पहनेंगे, बैठेंगे, जैसे अभी समझ बात कर रही थी, जब बैठते हैं ना तो आपका जिस्म फैलता है तो और टाइट हो जाता है। अगर आपने टाइट पहना है तो और टाइट हो जाता है। तो ख़ास तौर पे जो लोग हैवी हैं उनको बड़ा ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह जो मस्कुलर लोग हैं, जैसे बॉडी बिल्डर है, अब उसने सारे मसल उसी दिन नहीं दिखाने ईद वाले दिन कि ये मेरे बाइसेप देखो, ये मेरा फोरम देखो। तो आपने जैसे कहा कि भाई थोड़ा सा रिलैक्स करें, और वैसे ईद वैसे है भी दिन रिलैक्स करने का, तो थोड़ा सा रिलैक्स करें। लेकिन एट द सेम टाइम ना फिट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आपकी फिट ठीक नहीं है ना, रिगार्डलेस कि आप कितने महंगे कपड़े पहने हैं, कितना महंगा zero हो जाया जाता हो है। जाता है, वेस्ट ऑफ मनी। एग्जैक्टली, कि आपके फिटिंग अगर अच्छी नहीं है, आपने सिलवाया अच्छा और नहीं एक है। और बात करना चाहूँगा, जी, जैसे शॉर्ट हैं, अगर आप शॉर्ट हैं तो आपने कॉम्बिनेशन पहनना है, जैसे आपने कुर्ता पहनना है, साथ में पजामा पहनना है, तो लेट्स से आप 5 फुट के हैं या 5.5 फुट के हैं,
तो आपने ब्लैक लेस से कुर्ता पहन लिया, वाइट आपने ट्राउज़र पहन लिया, तो आपने अपने आप को 2.5 फुट का कर दिया और छोटे लगते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने देखें हर चीज़ हिकमत का बनाई है। जैसे आई है ना, उसको ट्रेंड किया है, तो आई शुरू करती है टॉप से देखना, जो ही एक कलर ख़त्म होता है तो आई रुक जाती है, तो उसके बाद फिर दोबारा कलर को प्रोसेस करती है। तो आई वुड से कि आप 5 फुट के होंगे तो 2.5 फुट के लगेंगे, तो आप उसमें सेम कलर जो में आए कि अगर आपका शॉर्ट हाइटेड आप हैं तो आप सेम कलर में जाएं। अच्छा समन, लड़कियों में भी बहुत ज़्यादा ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा स्लिम होती हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़ीरो साइज़ की लड़कियां भी हमारे यहाँ पे पाई जाती हैं, तो उनको भी लूज फिट पहनना चाहिए या उन्हें भी फिटिंग पहननी चाहिए? देखो वही बात कर रहे थे ना अभी, जिस तरह के लूज फिट और बैगी होने में बड़ा फर्क है, ठीक है, तो लूज फिट होना चाहिए। मुझे तो लगता है आप ओवरवेट भी हैं तो भी आपके लिए लूज फिट ओके है। खास तौर पे जब आप प्रोफेशनल हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि आपका हर जो बॉडी पार्ट है वो एक्सपोज हो रहा हो या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हो, तो आप खुद भी इजी रहते हैं, और जब आप इजी होते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही और होता है। तो मेरा ख्याल है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत स्किनी हैं या आप नॉर्मल फिजिक हैं या आप थोड़े से हेल्दी हैं, आपने सिंपल ये करना है कि आपने अपने टेलर, देखें टेलर आपको गाइड नहीं करेगा, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप उसको कहें कि देखें एक मेरा खड़े होके साइज ले लें, एक में बैठती हूँ और फिर साइज ले लें, ये आपने एक दफा ही करना है। अच्छा। वैसे तो मैं कहती हूँ आपने जितनी दफा कस्टमाइज ड्रेसिंग की तरफ जाना है ना, आप हर दफा अपना साइजिंग, क्योंकि हम लोग करते रहते हैं, कभी fluctuation पतला हो होता गया, रहता है कभी हमारा मोटा हो वजन। गया, बिल्कुल। तो बेहतर है कि हर दफा नया साइज है, लेकिन अगर आपको पता है कि आप इतनी जल्दी नहीं गेन करते, फिर तो बहुत अच्छा है ना, आपने एक दफा उनसे कहना भी आप साइज ले लें, खड़े होके एक दफा साइज दें और एक दफा बैठ के, सेम लाइक दैट कि ट्राउजर का साइज भी आप बैठ के दें, क्योंकि जब आप बैठते हैं ना तो आपका ट्राउजर ऊपर चढ़ जाता है। वो आपने जब बैठना है तो आपका पोस्चर तो सही रहना चाहिए ना, तो आपके ट्राउजर की लेंथ भी सही रहनी चाहिए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि ओवरऑल साइज एक दफा खड़े होके दें, एक दफा बैठ के दें। बैठने के बाद जो आपका साइज आ रहा है उसके बाद 2 इंचेस इंक्रीज करवा लें, वो आपको 1-1 इंच दोनों साइड से लूज कर देंगे, ताकि आप बैठे होंगे तो आप एक टेपर्ड लुक में होंगे। एटलीस्ट ये नहीं होगा कि या तो आप भाग रहे हैं अपने ड्रेस के अंदर, या फिर ये कि बिल्कुल ही वो आपको टाइट कर रहा है। सो ये बहुत मतलब एक जरूरी चीज है। छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो कि आप इनको मद्देनजर रख के ना, तो आप अपनी ड्रेसिंग सेंस अच्छी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही फिटिंग में जैसे मर्दों की फिटिंग है ना, तो अब मैंने अक्सर देखा है कि यूजुअली टेलर हज़रात, जैसे आपने बात की, टेलर हज़रात तो कहते हैं ना आप बताइए, तो आप तो उसके एक्सपर्ट नहीं हैं, तो वो तो आपको तो पता नहीं है, तो यूजुअली ये करते हैं कि जैसे बाजू हैं तो ऐसे बॉक्सी से बाजू होते हैं, यहाँ से अब बाजू अल्लाह ने बनाया कि यहाँ बड़ा है उसके बाद छोटा होता है या छोटा है, तो ऐसे शेप होनी चाहिए ना, शेप ऐसे तो नहीं होनी चाहिए कि एकदम से ऐसे बिल्कुल एक स्ट्रेट किस्म की लुक है। तो उसमें ख़ासतौर पर ख्याल रखें कि आपके बाजू की फिटिंग, और फिर ये नहीं कि कफ से नीचे यहाँ तक लटके हुए हैं कफ, तो कफ है, इसके साथ ये कफ देखें, ये रिस्ट है, ठीक है ना, तो रिस्ट के साथ नाइसली हक करनी चाहिए ना कफ को, ये नहीं कि यहाँ लटका हुआ है। तो ये सारी माइनर डिटेल्स हैं लेकिन ह्यूजली मैटर्स। अच्छा मुनीबा सर ने बड़ी एक अच्छी बात की है, मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगी। ख़वातीन को थोड़ी इतनी भी नॉलेज होनी चाहिए कि जब आप लूज कपड़े पहनते हैं ना, लूज फिटेड, ही मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, शोल्डर से आप कभी भी उसको लूज ना करें, ठीक है, आप अंडर आर्म से लूज कर दें, ठीक है। आप अपने टेलर को, अपने डिजाइनर को कहें कि मुझे नीचे से लूज चाहिए, ये नहीं कि आपका शोल्डर लटक के इधर आ रहा है, ठीक है, मतलब शोल्डर से आपका लूज होना नहीं चाहिए, आपका अंडर आर्म से लूज होना चाहिए, आर्म होल जो आपका होता है। आज हमने बात की है कि हम किस तरह ईद की शॉपिंग करने जा रहे हैं, वो मेंस के लिए भी और वुमेन्स के लिए भी, दोनों को हमने टिप्स दे दी हैं। तो हमारे साथ समन मौजूद थी और हामिद सईद साहब मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप दोनों आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं पंजाब के हवाले से और ख़ास तौर पर लाहौर के हवाले से, और लाहौर के जो हस्पतालों की सूरत हाल है, किस तरह की सहूलियात मिल रही हैं, इस पर भी बात करनी है, क्योंकि लाहौर में अद्वियात चोरी का जो सिलसिला है वो थम नहीं सका है। 12 मरतबा इंतज़ामिया से भी बात की, मिनिस्टर से भी बात की, इस चीज़ को हाईलाइट भी किया, मीडिया में भी ये चीज़ बार बार आती है और इसके ऊपर छापे भी मारे जाते हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से भी, वज़ीर आला पंजाब ख़ुद भी जाती हैं, दौरे भी करती हैं, फिर मिनिस्टर्स भी होते हैं, तो काफ़ी हलचल होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अद्वियात की चोरी
कम नहीं हो सकी है बल्कि ख़त्म नहीं हो सकी है। इसके सद्देबाब क्या हैं, इस पर बात करेंगे। और दूसरा ये कि लाहौर के जो सरकारी हस्पताल है उनमें सहूलियात का फुकदान है और इसको किस तरह केटर किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। नई क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, नई किस तरह चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि घपले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एक और घपला है जिसके ऊपर हमारे नुमाइंदे ने स्टोरी भी दी थी, ब्रेक की थी स्टोरी, तो उसके ऊपर अभी तक कितना अमल दरामद हुआ है, कितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है, इस पर भी बात करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियोज़ में मोहम्मद बिलाल हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं, उनसे बात करते हैं। बिलाल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है मनीबा, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बिलाल, मतलब जैसे मैंने बात की है कि ये अद्वियात की चोरी का मामला बड़ा पुराना हो गया हुआ है, मतलब आए रोज़ इसके ऊपर हम लोग भी, आप लोग भी रिपोर्ट्स करते रहते हैं, ब्रेकिंग्स भी करते हैं। फिर वज़ीर आला पंजाब बड़ी एक्टिव भी थी पिछले दिनों, दौरे भी किए हस्पतालों में जाके, बावजूद उसके अद्वियात की चोरी का मामला ही नहीं हल हो पा रहा है। अभी तक अद्वियात की चोरी हो रही है, क्या मसला है? देखिए मुनीबा, जिस तरह आपने कहा कि सीएम पंजाब ने दौरे किए, विज़िट्स किए मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर। अच्छा, अल्टीमेटली मैं ये समझता हूँ कि उनके दौरों का बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा। हॉस्पिटल्स ने जो हॉस्पिटल्स की इंतज़ामिया है उन्होंने अपने हालात को बेहतर किया। इससे पहले तो अगर आप कोई ख़बर भी दे देते थे ना तो उस पर एक्शन नहीं होता था। अच्छा, ये बड़ा एक अलमिया है। अगर आप कोई इनको न्यूज़ देंगे जिसमें करप्शन की हो या उनके किसी प्रोक्योरमेंट की हो या किसी लेबॉर्ट्री की या किसी ठेके की हो, तो उस पर जल्दी वो एक्शन ही नहीं लेते। उसमें चूँकि इन्वॉल्वमेंट लोगों की या मुख्तलिफ जो कमेटीज़ बनी इतनी होती है कि उस पर वो एक्शन नहीं लेते। सिमिलरली इसी तरह अद्वियात चोरी का भी है। अद्वियात चोरी इस वक्त इतनी ज़्यादा हो रही है कि जो असल गरीब हैं जिनके लिए आती है उनको तो मिलती नहीं। हमने कुछ दिन पहले मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ख्वाजा इमरान नज़ीर के साथ रात 12 बजे हमने एक जगह पे छापा मारा। वहाँ पे 2 से 3 बड़े हॉस्पिटल्स की जो महंगी महंगी अद्वियात थी वो वहाँ से पकड़ी गई। उसमें इंसुलिन भी थी जिसके टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। तो वो चूँकि महंगी अद्वियात होती हैं उनको फिर ले जाके मुख्तलिफ जो स्टोरों पे सेल आउट किया जाता है। उसका एक इफ़ेक्ट तो ये पड़ता है कि जिस तरह ये महंगी अद्वियात लेती हैं, फ्रिज आइटम्स कोई होती है तो वो अगर पकड़ लेते हैं, ले लेते हैं, तो उसकी एफिकेसी पे बहुत ज़्यादा जो असर है वो पड़ता है। तो उस दिन मैंने ख्वाजा साहब को भी कहा कि आपको इसकी रोकथाम के लिए एक तो हॉस्पिटल्स की इंतज़ामिया को बड़ा खींचना पड़ेगा, मैनेजमेंट को बेहतर करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो फार्मासिस्ट हैं, जो स्टोर कीपर हैं, स्टोर इंचार्ज हैं, ये जो 3 बंदे हैं ना, ये अक्सर मेरा ख्याल है ये इस क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। इनकी मर्ज़ी और मंशा के बगैर जो अद्वियात चोरी है वो ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये ही वो लोग होते हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड के अंदर डालना होता है जी इतने पेशेंट्स को इतनी मिल गई, फेक एंट्रीज डालते हैं। और फार्मासिस्ट जो होता है टू सम एक्सटेंट वो भी इस घिनौने अक्सर हॉस्पिटल्स के अंदर इन कामों में मुलव्वस है। तो इन तीनों के, स्टोर कीपर के, फार्मासिस्ट के या स्टोर इंचार्ज के अद्वियात आगे पीछे नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री को चेक किया जा सकता है। MS साहिबान जो DMS AMS है वो मेरा ख्याल है रोज़ाना की बुनियाद पर इन चीज़ों को चेकअप नहीं करते। जब वो इन चीज़ों को चेकअप नहीं करते तो फिर जितने भी मुलाजिम हैं वो जेब आते हैं, वो एक पकड़ते हैं, जितनी भी इंसुलिन आ गई है, जितनी मेडिसिन आ गई, पॉकेट में डाली है, शॉपर पड़े तो ले गए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। हॉस्पिटल्स के मुलाजम जो होते हैं उनको सिक्योरिटी वाले भी नहीं रोकते, वो सिक्योरिटी वाले को सलाम करते हैं, निकल जाते हैं। अक्सर बल्कि सिक्योरिटी वाले ही साथ मिले होते हैं। वो कहते हैं कि जब चौकीदार ही साथ मिला होगा तो फिर चोरियां किसने रोकनी है। तो ये इससे पहले भी हमने भी जिद्दा देखा तो ये सारा एक माफिया है, और बड़ी ये प्लानिंग के साथ इतनी इनकी प्लानिंग होती है कि आप यहाँ पे तो ये सिर्फ शॉपर नहीं, ट्रकों के ट्रक चोरी हुए हैं, पिकअप्स, रिक्शा भर के मेडिसिन के लेके गए हैं। तो मेरा ख्याल है कार्रवाइयाँ ना होने के बराबर है, सब दंदनाते फिर रहे हैं, तो किसी के खिलाफ नहीं होते। मैं इस पे एक चीज़ पे वो अली जान थे, सेक्रेटरी स्पेशलाइज भी रहे, प्राइम मिनिस्टर भी रहे अली जान, उन्होंने जो पैरासाइट्स थे, छोटे मुलाजिम थे जो कि गंद कर रहे थे, करप्शन कर रहे थे, प्रोक्योरमेंट के अंदर 2 नंबरियाँ कर रहे थे, उनको उन्होंने पकड़ा, 400-500 बंदे को उन्होंने उसको सस्पेंड भी किया। तो उस पे बड़ी जो ना आग बगोला हुए थे, वहाँ पे बड़ी चीज़ें हुई। लोग वो लोग MNA MP की सिफारिशें लेके आ जाते थे, ये इतने तगड़े लोग थे ये, क्योंकि जिस बंदे ने
रोजाना कोई लाख 1.5 लाख की चोरियां करनी हो, हाँ, तो उसको तो उनके दुखेगा लिए तो ना कि भाई हमारी अब जेब गरम उनके नहीं लिए हो तो रही। मसला कोई नहीं थी कि एक हॉस्पिटल से 2 से 3 अरब अच्छा, अब रुपए। जैसे प्रोक्योरमेंट की आप बात कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों आपने एक खबर ही दी थी कि लेबॉर्ट्री किट्स जो है ना वो महंगे दामों इन्होंने खरीदी हैं, और जो मशीन्स खरीदी हैं वो भी इन्होंने पुरानी खरीदी है। मतलब एक तो आपने महंगी चीज़ें भी खरीदी हैं और दूसरा पुरानी खरीदी, ये क्या बात हुई? देखिए मुनीबा, ये इतना एक अफसोसनाक वाक़या है कि देखिए हम जो रिपोर्टिंग करते हैं, ये जो जर्नलिस्ट होता है, हम होते हैं, आंख भी होते हैं, हम कान भी होते हैं डिपार्टमेंट्स के। अगर हम कोई न्यूज़ देते हैं तो डिपार्टमेंट के फ़ायदे के लिए होती है। अगर वो उस पर इम्प्लीमेंट करेगा तो वो उससे चीज़ों को बेहतर कर सकता है। अगर वो उस पर हीले बहाने करेगा या वो करेगा जी ऐसे मामला ही नहीं है, तो फिर ऐसे चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। ख्वाजा सलमान फ़ीक 10 साल से मिनिस्टर हैं, अभी तक देखें ये जो मैंने खबर दी थी प्रोक्योरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 2024-25 का ये टेंडर हुआ था। पहले पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में टेंडर होता है। इससे पुराने पिछले साल जो एक किट 3 रुपये 50 पैसे की ली जाती है, वो अगले टेंडर में 7 रुपये 50 पैसे की ली जाती है। मतलब कि उससे दुगना प्राइस, मतलब 200-300 गुना महंगी उससे जो है वो ये ली जाती है। ये तो महंगी किट्स ली जाती हैं। फिर उसके बाद लेबॉर्ट्री किट्स के अंदर जो रीएजेंट जो मशीन्स होती हैं जो वो देनी होती हैं, अभी तक पीआईसी के अंदर वो जो मशीनें हैं जिसको केमिस्ट्री एनालाइज़र, इम्यूनो एसे एनालाइज़र मशीनें कहते हैं, वो अभी तक प्रोवाइड ही नहीं की जा सकी। जब मैंने ये स्टोरी ब्रेक की कि अभी तक तकरीबन कुछ 1.5 साल होने वाला है, आपने एक तो पहले महंगी किट्स ली और दूसरा अभी तक आप लोगों ने ये जो मशीनें हैं वो ली ही नहीं। तो सिर्फ अभी तक स्टोरी को किए भी 3 से 4 दिन हुए, कोई एक्शन नहीं हो सका। ये है इस वक्त ख्वाजा सलमान फ़ीक और इसकी सेक्रेटरी हेल्थ की और स्पेशलाइज की संजीदगी। अगर ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से, नए हॉस्पिटल्स भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें नवाज शरीफ कैंसर हस्पताल की बुनियाद रखी गई है और वो बनाया जा रहा है। उस पर बात कर लेते हैं कि ये कब तक मुकम्मल होगा और आगे का क्या प्रोसीजर होगा। तो इस पर बात करने के लिए सलमान रफ़ीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब के। तो सर आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सलमान साहब बताइएगा, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जो है कब तक मुकम्मल हो जाएगा और ये कौन कौन से मरीज़ जो है यहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और क्या मुकम्मल तौर पर मुफ्त इलाज वहाँ से होगा? नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल जो है ये अपनी नौयत का पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और इसको इंशाल्लाह इस साल दिसंबर में हम इसका जो फ़िल्टर क्लिनिक है, कीमोथेरेपी, रेडियोलॉजी, वो इंशाल्लाह हम इसकी शुरू कर देंगे। और पैलेटिव केयर जो है वो फिर हमारा प्लान बी है जो हम अप्रैल-मार्च तक शुरू करेंगे। तो ये 2026 दिसंबर तक इसको हम इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे फंक्शनल कर देंगे और इसके जो 635 बेड हैं वो मुकम्मल कर देंगे और उसके बाद फिर मज़ीद 300 बेड का इसमें फ़ेज़ 2 में इजाफा करेंगे। बुनियादी तौर पे इसकी प्रोक्योरमेंट हम शुरू कर चुके हैं, कंस्ट्रक्शन की तेज़ी से जारी है। वहाँ पे 18-20 घंटे डेली काम हो रहा है, आईडी की टीम उसको एग्जीक्यूट कर रही है और टाइमलाइन के मुताबिक प्रोजेक्ट बन रहा है। और हमने इसके लिए हंटिंग जो है वो पूरी दुनिया में की है, ख़ास तौर पे डीन के लिए, सीईओ के लिए, मेडिकल डायरेक्टर के लिए। और उस सिलसिला में हमने बहुत तवील इंटरव्यूज़ किए हैं जिसमें सीनियर मिनिस्टर भी हमारे साथ थी, चीफ सेक्रेटरी हमारे साथ थे, चेयरमैन पीएनडी हमारे साथ थे और कुछ इस प्रोफेशन के जो प्रोफेशनल हैं वो हमारे साथ थे। और हमारी कोशिश है कि बेहतर बेहतर स्टफ़ लेके आएँ, पूरी दुनिया में हंटिंग करें, पाकिस्तान समेत दुनिया भर से जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, ऑन्कोलॉजी के, रेडिएशन के, बोन मैरो के, सर्जरी के, उन सब को लेके आएँ और एक ऐसा खूबसूरत एक हस्पताल बनाएं जहाँ पे लोगों का इलाज, पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों का इलाज जो है वो मुफ्त हो। तो टाइमलाइन पे हम चल रहे हैं, प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह टाइमलाइन पे हम उस पर दिन रात काम कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पर उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इनको बेसिकली तो कॉन्ट्रेक्चुअल मोड पे हम लेके आएंगे। इसमें जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग है और डॉक्टर्स हैं, उनकी तैनाती ख़ास पीरियड के लिए होगी। बोर्ड इंडिपेंडेंट होगा, बोर्ड उनकी तैनाती करेगा। बोर्ड में बहुत हाई प्रोफेशनल लोग शामिल होंगे। जो जिस तरह पीकलाई हमने एक बहुत खूबसूरत मॉडल दिया पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान का पहला पब्लिक सेक्टर अस्पताल है जो जीएसआई स्टैंडर्ड है, और जो कैंसर अस्पताल है ये भी पर्पस बिल्ट जीएसआई स्टैंडर्ड अस्पताल बन रहा है। और इस अस्पताल में एक बोर्ड के थ्रू हम रिक्रूटमेंट करेंगे जिसका आगाज़ इंशाल्लाह जो पहला फ़ेज़ है, जो टावर ए है, जो दिसंबर में हमने शुरू करना है, उसके लिए हम इंशाल्लाह महीने 1.5 महीने के अंदर उसकी भर्ती हम शुरू कर लेंगे।
ठीक है जी, दिसंबर में जो पहला फेज़ है इसका स्टार्ट हो जाएगा, उसके ऊपर वर्किंग जो है वो शुरू हो जाएगी। दूसरा सर मुझे ये बताइएगा, जिस तरह हम अद्वियात के हवाले से भी बात कर रहे थे, और सरकारी हॉस्पिटल्स में अगर देखा जाए तो अद्वियात की जो फराहमी है और ख़ासतौर पर मुफ्त फराहमी, उसको किस तरह यकीनी बनाया जाएगा और उसके लिए लायामल क्या अपनाया जाएगा? सेम मॉडल पे होगा, इसमें मैक्सिमम इलाज तो पूर ऑफ द पुअर लोगों का फ्री होगा, लेकिन अगर कोई पे करके कोई खुशहाल शख्स या रिच शख्स जो बाहर इलाज ना कराना चाहे और यहाँ इलाज कराना चाहे तो वो भी अपना इलाज करा सकता है। दूसरी जो आपने बात की है, इसमें जो इनफरादियत है बाकी अस्पतालों की निस्बत से, इसमें लेवल 3 लेवल 4 को भी ट्रीट किया जाएगा। पैलिएटिव केयर के 100 से ज़ायद बेड हैं जहाँ पे ट्रेंड अमला मौजूद होगा, और लेवल 3 लेवल 4 को भी इंशाल्लाह जो उनकी पेन मैनेजमेंट है, उनकी काउंसलिंग है, उसके लिए उनको अपने पास दाखिल किया जाएगा। जो सेहत कार्ड का मामला है, महकमा सेहत जो है उसके मुताबिक सेहत कार्ड के हवाले से वाज़ेह हिदायत क्या हैं? दूसरा ये कि कौन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं, कौन अहल हैं? सरकारी हस्पतालों के अलावा प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके हवाले से क्या स्टेटस है सेहत कार्ड का, और कि जहाँ पर मरीज़ जो है ना वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं इलाज के हवाले से? सेहत कार्ड में मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, उसमें जनरल सर्जरी है, उसमें प्राइवेट अस्पताल में कार्डिक इश्यूज़ भी हैं, कैंसर के इश्यूज़ भी हैं, और उसमें जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पे तो 50% शेयर जो है वो सरकार करती है और 50% जो है वो जो पेई पेशेंट है वो करता है। लेकिन जो सरकारी अस्पताल पे वैसे तो हर पेशेंट का इलाज वहाँ पे फ्री है, लेकिन वहाँ पे भी हेल्थ कार्ड जो है हम चला रहे हैं, और वहाँ पे हेल्थ कार्ड के ज़रिए भी एक टॉपअप है जो हम अपने अस्पतालों को दे रहे हैं। ये मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि हमने पिछले साल से मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए थे, और हेल्थ कार्ड से कुछ प्रोग्राम हमने निकाल के उन्हें फ़ंड एनहांस करके, जैसे कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज़ है, बच्चों के दिल में सुराख होता है, तो वो बहुत बड़ा हमने एक चीफ मिनिस्टर साहबा का इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसके तहत अब तक 4000 से ज़ायद ऑपरेशन हो चुके हैं, जिनमें 3000 से ज़ायद जो है वो सरकारी अस्पतालों में और 1100 तकरीबन अब तक प्राइवेट अस्पताल में हो चुके हैं। और प्राइवेट अस्पताल में भी जो उस बच्चे का इलाज का खर्चा है वो सारा हुकूमत दे रही है। तो इस प्रोग्राम को जो CM कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज़ प्रोग्राम है, हमने हेल्थ कार्ड से अलहदा किया है। दूसरा हमारा प्रोग्राम ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है, जिसके तहत किडनी, लीवर, कॉकलियर इम्प्लांट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो हम कर रहे हैं, और उसके तहत भी हम सरकारी अस्पतालों में जहाँ पे वो हो सकता है और प्राइवेट अस्पतालों में जहाँ पे हो सकता है, हेल्थ केयर कमीशन से जो रजिस्ट्रार होटा से जिनको इजाज़त मिलती है वहाँ पे हम कर रहे हैं। डायलिसिस प्रोग्राम अपने अपना शुरू किया है, उसको भी हमने इस प्रोग्राम से निकाल के उसकी कैपेसिटी इन्हांस की है। पहले इसकी जो कैपेसिटी 7 लाख थी, अब 10 लाख है। अब 8, 9 या 10 माह बाद जिनका डायलिसिस हो रहा है उनको कार्ड रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं है, जो उनको मुश्किल पेश नहीं आएगी। 12 माह के पेमेंट जो है उसमें मौजूद है, जो CM साहब का इनिशिएटिव प्रोग्राम है। इस तरह हम मज़ीद प्रोग्राम भी ला रहे हैं। एडल्ट कार्डिक सर्जरी पे हम काम कर रहे हैं, और हम स्ट्रोक मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं। तो नए से नए प्रोग्राम ला रहे हैं। हेल्थ कार्ड भी साल चल रहा है और CM साहब के इनिशिएटिव भी साथ साथ चल रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। सलमान रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब के, और बता रहे थे कि किस तरह जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आ रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से भी किस तरह काम किया जा रहा है। तो सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दोबारा से बिलाल की तरफ चलते हैं। तो बिलाल, सलमान साहब ने तो कह लें कि यकीन कराया है कि जी आने वाले दिन जो है ना वो ख़ासतौर पर अगर हस्पतालों की सूरत हाल के हवाले से देखा जाए, हालत ज़ार के हवाले से देखा जाए, तो बदलती हुई नज़र आएगी। आपको लगता है कि वक्त बदलेगा और ये जो सामान आना है, बाकी सारे प्रॉब्लम जिनको फेस करना पड़ता है मरीज़ों को, लंबी लंबी तारीखें मिल जाती हैं, अद्वियात नहीं मुफ्त मिल रही हैं, और बाहर से सामान लेकर आना पड़ता है, कि ये हल हो जाएंगे मसले? देखिए मुनीबा, ये कोशिश तो कर रहे हैं, और चूँकि जो लास्ट जो 2-3 विज़िट थे जो CM पंजाब ने किए थे, उससे बड़ा ड्रास्टिक जो चेंज था वो आया था। मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। उससे पहले ये जितने भी हमारे मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने रोज़ाना को 10-10 विज़िट करते हैं। इनके विज़िट से कोई जो फ़र्क था वो नहीं पड़ता था। ये जिन लाइबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, ये भी CM पंजाब ने ही मतलब पूछा और डंडा दिया कि भाई इतनी 22 अरब रुपये की जब आपने लाइबिलिटीज़ कर देंगे, फिर कौन आपको कोई चीज़ें जो देगा, कौन अद्वियात देगा? तो वो उन्हीं के विज़िट्स की वजह से मेयो हॉस्पिटल के, जिना के सर्विसेज के हालात, दीगर अस्पतालों के हालात इस वजह से डर की वजह से बेहतर हुए ना। उन्होंने कहा जी किसी भी वक्त छापा पड़ सकता है, किसी भी वक्त जो है वो मिनिस्टर साहिबा आ सकती हैं, तो अपने हालातों को बेहतर करें। तो ये वो डर और खौफ है। देखो हम लोग चलते ही डर और खौफ
की वजह से हैं। अब ख्वाजा सलमान फिक साहब जाते हैं, इनका स्टाइल एक हो रहा है, ये हर एक को बाई बाई कह के MS को दिगर जिनके मतहत अफसरान में उनको तो बुलाते, तो इनके कहने पे तो किसी ने कोई अमल दरामद नहीं करना। सबसे पहले इनको अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करनी होगी, जिस जहाँ पे गलतियाँ उन गलतियों को दूर करना होगा। जो बंदे करप्शन में मुब्तला हैं उनको सजाएं दें, उनको जजाएं दें। अभी जिस स्टोरी की मैं बात कर रहा था, ये इतने बड़े ब्लंडर्स इन्होंने मारे हैं, तो अभी तक 4-5 दिन हो गए हैं, कोई एक्शन। पूछे महमूद अयाज से, पूछे CO से, सीधा पूछे PAC के MS से कि भाई ये जो मामला थे हुए क्यों, इनके ऊपर इंक्वायरियाँ बैठाएं, इनके ऊपर इंक्वायरी इनिशिएट करें, रिव्यू मीटिंग्स करवाएं कि भाई ये मामला क्यों हुए। देखिए मुनीबा, जब तक इन लोगों को सज़ाएँ, नेक अमाल की जज़ाएँ नहीं ना मिल सकती, तो ये हालात, ये सिस्टम इस तरह बेहतर नहीं हो सकते। अद्वियात चोरी के मामला को आप किस तरह जो है बेहतर कर सकेंगे। वैसे तो MS 6 माह साल के लिए हर एक को पता है उसने आना है, वो अपनी मारदार करता है, वो चला जाता है, बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, ये जो सिस्टम है ये हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स में ही ऐसा है, तो इसके लिए बाकायदा एक लाए अमल मैकेनिज़्म बनाना चाहिए। होता पता क्या है, अब मैंने पिन पॉइंट कर दिया कि ये इश्यूज़ है। अच्छा, वहाँ पे चूँकि ये फिर आगे जो ब्रीफिंग है ये डिपार्टमेंट नहीं देनी होती है, वो फिर अंदर से गड़बड़ कर लेते हैं, वो मजा दियाँ पैना होंगी हैं, ये मिलियाँ होंगी हैं, तो असल हकाइक समटाइम इनके ऊपर पूछते हैं। लेकिन इनको इतना स्मार्ट होना चाहिए। अब माशाल्लाह ख्वाजा सलमान फी को 10 साल हो चुके हैं, अब इनको एक जो लूप होल है उसको पता होना चाहिए, इसको पता होना चाहिए कहाँ से फिल्ट्रेशन हो सकती है, कहाँ पे अद्वियात चोरी हो सकती है, कौन से ऐसे बंदे हैं जो इस तरह के काम करते हैं, किस बंदे को मैंने न्यूज़ दी है, मेरी क्या क्रेडिबिलिटी है, इनको तो हर चीज़ का पता है। तो फिर ये सब चीज़ों को जान के समझ के अपनी आंखें अगर बंद कर लेंगे तो इसी तरह हालात नहीं ना बेहतर। ये तो बल्कि उनको शय देते हैं ना, हाँ, फिर तो नहीं हालात इसी तरह तो उनको शय मिलती है। जब आप किसी करप्ट बंदे को नवाजेंगे, करप्ट बंदे को किसी अच्छे ओहदे पे लेके आएंगे, तो वो तो इसी तरह उनको शय मिलेगी। देखिए, हम तो पहले दिन से ये कहते हैं, हम तो इस चीज़ के हैं कि जितनी इस वक्त महंगाई है मुनीबा, जितनी इस वक्त गुर्बत हो चुकी है, हॉस्पिटल्स के अंदर जो बंदे पहले 3 टाइम मेडिसिन खाते थे, अब उन्होंने 1 टाइम कर दी हुई है। अक्सर को तो अब मेडिसिन मिलती नहीं। पहले तो मैं ये देखता था कि लोग बड़े शौक से जाके ना 1-1 माह की अद्वियात लेके आते थे, चलें ये हमारा सैलरी आई है या पेंशन आई है गरीबों की, हमारे बुजुर्गों की, तो कहते हैं हम अपने 1 माह की ना वो इकट्ठी मेडिसिन ले आएँ। अब इकट्ठी मेडिसिन वाला कोई चक्कर नहीं, अब 1-1, 2-2 गोलियां करके लेके आते हैं, या वो खाते ही नहीं, या वो अपने औलादों को बताते ही नहीं कि मुझे दर्द हो रही है या मेरा ब्लड प्रेशर हाई है या मैंने इस चीज़ की जो रेगुलर मेडिसिन खानी शुगर की, वो खाते ही नहीं, इस खौफ से कि पता नहीं वो मुझे पैसे देगा दवाई के कि नहीं देगा, या मुझे दवाई मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये इस वक्त हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, ये ब्लेसिंग है, एक नेमत है। मैं चाहता हूँ कि ये फलें फूलें, ना कि ये IMF के अत्याचार के ये सारे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है ये चले जाएं। तो इन सब को, डॉक्टर्स को, नर्सेज को, पैरामेडिकल स्टाफ को, दीगर डिपार्टमेंट्स को, हेल्थ डिपार्टमेंट को अपने आप को, अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। इंतजामिया को और ख़ासतौर पर जैसे मिनिस्टर हज़रात हैं, इनको भी ज़रा ना अपनी रिट कायम करने की ज़रूरत है। रिट कायम करेंगे तो चीज़ें बेहतर होगी और ये घपले और जो ये मामलात हो रहे होते हैं, करप्शन हो रही होती है, ये तभी कम होगी। वरना हम यहाँ पे बैठ के बातें करते रहें, स्टोरीज हम लोग अपलोड करते रहें, आप ब्रेकिंग करते रहें, कोई मामला नहीं होगा, किसी के सर पे जूं नहीं रहेंगे जब तक आप जो है ना खुद इस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे कि भाई आपकी वजह से आवाम जो है वो पिस रही है, या वो उसकी सेहत कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, वो मरने के दहाने पे आ रही है। तो ये इस चीज़ को अब सीरियस लेना चाहिए। तो बात तो हुई है, उन्होंने यकीन दहानी तो कराई है मिनिस्टर साहब ने कि आने वाले दिन जो है ना वो अच्छे गुजरेंगे। तो होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है। अभी के लिए हमारे साथ बिलाल मौजूद थे। बिलाल, थैंक यू सो मच कि आप आए, इस पर बात की है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।